नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आओ बदले हम के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप अब जान ही गए होंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा चैनल आप तक बस पॉजिटिविटी फैलाना चाहता है, क्योंकि जैसा ये माहौल है कोरोना का, और इस माहौल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप घर बैठे हैं तो इस वक्त आपके इर्द गिर्द बस पॉजिटिविटी का माहौल रहे। तो इसी चैनल के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक बस एक पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं। फिलहाल आज हमारे साथ आपके एक चहीते पीयूष सुहाने एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो नेगेटिव रोल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। बहुत बहुत स्वागत पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, हमारे इस शो की मुहिम है इस नेगेटिव माहौल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाना। तो पहला सवाल मिस्टर पीयूष इसी को लेकर है कि कोविड के इस समय पर जहां हम हर मिनट एक मनहूस खबर सुन रहे हैं, वहां आप खुद को और अपनी फैमिली को कैसे पॉजिटिव रख रहे हैं? देखिए, पॉजिटिविटी जो होती है बहुत हद तक आपके अंदर से आती है और आपको ये मान के चलना होता है कि बीमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है। जितना दिखाया जा रहा है ये सिर्फ उनके लिए खतरनाक है जिन्होंने उसको बड़ा माना। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो 99.9% लोग घर से या अपने आप ठीक ना हो पा रहे होते। ये डर है जो सबसे ज्यादा मौतें दे रहा है, चाहे वो अस्पतालों का हो, चाहे इंजेक्शन का हो, चाहे बढ़ती हुई मौतों की संख्या का हो। इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सुरक्षित भी रखेंगे और परिवार में खुशी भी रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी अपने आप को पॉजिटिव रखना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मेरी जानकारी में आपने 1999 में एज अ थिएटर आर्टिस्ट अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की, और ये वो जमाना है जब सोशल मीडिया तो क्या एंड्रॉइड फोन नहीं थे, पर अगर आज हम देखें तो किसी एक्टर के डेब्यू से पहले ही वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस हो चुके होते हैं। तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है किसी आर्टिस्ट की लाइफ में? पूजा, सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है ये कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके साथ कुछ अगर अच्छा जुड़ा है तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी होती हैं। पर ये सच्चाई है कि एक एक्टर को अपना काम दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं कि भाई मुझे अगर जब अपने संघर्ष के शुरुआती दौर में किसी को अप्रोच करना होता तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो मीटिंग की जाए या अपने ऑडिशंस पहुंचाए जाए। आज ये है कि यदि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने कुछ परफॉर्मेंस वीडियोस डालते हैं तो वो अपने आप उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जिन तक शायद हमारी पहुंच नहीं होती या स्ट्रगलिंग एक्टर की नहीं होती। तो अब इस दौर और उस दौर में केवल इतना अंतर है। बाकी मैं ये कहूंगा कि उस समय केवल जिनके अंदर योग्यता होती थी या कहीं कुछ अलग होता था वही लोग फाइनलाइज होते थे, उस स्टेज पे पहुंचते थे। पर आज ये है कि अगर आपके इंस्टा फॉलोअर ज्यादा हैं तो आपको कुछ प्रोग्राम मिलने में आसानी होती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इंस्टा फॉलोअर जो होते हैं वो अलग अलग रीजंस की वजह से होते हैं, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं होते। बिल्कुल पीयूष, हमने देखा है ऐसे कई, जैसे जो फेमस होता है सोशल मीडिया पर, अगर उसे कोई फिल्म में मिलती है तो साइड रोल के तौर पर उसे फिल्म मिलती है, तो एक तरीके से कहा जाए कि क्या उनको वो फिल्म एक साइड रोल के लिए इसलिए दी ताकि उनकी ऑडियंस को भी हम ग्रैब कर पाए उस फिल्म के लिए? बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, कास्टिंग अगर आपके परफॉर्मेंस या आपके लुक के कारण मिल रही है तो वो काफी हद तक सही मानी जाती है। जब आपको फॉलोअर्स के कारण कोई कैरेक्टर दिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि आप अपने किरदार के साथ जस्टिस कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको जीने की कोशिश ही नहीं की है या आपके प्रोड्यूसर्स ने ये चाहा भी नहीं है। वो दरअसल चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करें तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे शो को देखें, पर भले ही उसकी बुराई करे या अच्छाई करे सो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पर आज भी इंडस्ट्री में जो ज्यादातर अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को तवज्जो नहीं देते, वो तवज्जो देते हैं उस एक्टर की कैपेबिलिटी को, उसके कैलिबर को। बिल्कुल। तो एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि बॉलीवुड पर कोई भी बहस हो, एक शब्द हमेशा सुनने को मिलता है कि बॉलीवुड एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इसको लेकर क्या विचार है आपके? क्या सच में बॉलीवुड एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बन गई है? क्योंकि जिस तरीके से हम मूवीज भी देखते हैं, जिक्र करें अगर हम दिल दे चुके सनम मूवी का, तो उसमें भी कई सीन ऐसे दिखाए गए हैं जिसके जरिए देखा गया है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बॉलीवुड मानी जाती है। तो फिलहाल क्या ये, इसमें आपके क्या विचार है, क्या सच्चाई है इसको लेकर? पूजा, मैं इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं मानता हूं, क्योंकि मेल डोमिनेंट आपको स्क्रीन पर लग सकती है कि हीरो फिल्म को चलाता है, और हकीकत यह है कि उस हीरो को पर्दे तक पहुंचाने से पीछे जितने क्रिएटिव दिमाग होते हैं, जिनको हमारी इंडस्ट्री में क्रिएटिव माइंड्स कहा जाता है, वो ज्यादातर
तो वही जैसे अभी फीमेल्स होती आपने कहा हैं। कि हीरो फिल्म को चलाता है, तो यही हम कह रहे हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यानी हीरोइन फिल्म को क्यों नहीं चलाती? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हीरोइन भी बहुत सारी फिल्मों को चला रही हैं। कंगना राणावत की लगभग सारी फिल्में अपने लिमिटेड बजट से लगभग 10 गुना से ज्यादा कमाती हैं। या तापसू पन्नू की फिल्में जो रहती हैं वो कम बजट की रहती हैं, पर उसकी कमाई बहुत अच्छी होती है। तो ये दौर बिल्कुल ना पहले कभी था ना अभी कभी है, ना कभी होगा। ये बात अलग है कि भाई जो स्टंट्स होते हैं या जो आप कह सकते हैं कि स्किल्ड फिल्म्स होती हैं, हम्म। उसमें कई बार ऐसा होता है कि मेल बॉडी जो होती है वो ज्यादा सहन करने के लायक ईश्वर ने बनाई है, तो उसको ज्यादा स्टंट्स मिलते हैं। पर जब जब अ, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स बनती हैं, मदर इंडिया जब बनी थी, तो हम्म। आज तक उस फिल्म की टक्कर की दूसरी फिल्म शायद इंडियन सिनेमा में दूसरी नहीं आई है। जबकि हम्म। उस समय तो आपके शब्दों के हिसाब से यदि जाएं तो मेल डोमिनेंस सबसे अधिक था। बिल्कुल, ये तो भी है। जब जब क्वालिटी सिनेमा बनेगा और एक अच्छी कहानी आएगी जो कि फीमेल डोमिनेंट होगी, तो आप यकीन मानिए कि वो मेल से कहीं ज्यादा ऊपर होगी। लेकिन हम जैसे दिशा पटानी की बात करें, तो जब एक मूवी धोनी जब मूवी आई तो देखा गया कि बहुत स्वीट और सिंपल लड़की के तौर पे उन्हें देखा गया, लेकिन अब जब वो उसके अलावा कोई और रोल ट्राई करती है तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो उसी रोल में फिट बैठ रही है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि सच में अगर एक रोल हम करते हैं तो लोग हमें उसी के जरिए उसी के तौर पर हमें देखते हैं और वैसे ही हमें पसंद करते हैं? क्या हमें कुछ नया नहीं ये करना चाहिए? मुझे काफी हद तक ये सच है कि एक एक्टर जिस कैरेक्टर में सबसे ज्यादा पसंद किया जा चुका होता है, जैसे मैं हूँ, हम्म। मुझे नेगेटिव के लिए अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत परफॉर्मेंस पसंद भी की जाती है। पर जब मैं पॉजिटिव करता हूँ तो आदमी उस तस्वीर से, उस इमेज से अपने आप को या मुझे अलग नहीं कर पाता। हम्म। कि अगर मैं चंद्रशेखर आजाद मैंने आज तक चैनल के लिए किया था, तो वो 100% पॉजिटिव कैरेक्टर था, पर लोगों के दिमाग में इस कदर मेरी नेगेटिव इमेज, कैरेक्टर्स की इमेज है कि वो मान के चलते हैं कि मैं स्क्रीन पर आया हूं तो कुछ ना कुछ हाहाकारी करूंगा, हम्म। जबकि ऐसा नहीं होता। हम्म। एज एन एक्टर, आपने दिशा पाटनी की बात करी, तो बतौर एक्टर उनको वो फिल्म मिली थी या उनके लुक्स के कारण या उनके फॉलोअर्स के कारण मिली, मुझे नहीं पता। हम्म। पर अगर ऐसा ही सच होता कि भाई उन्हें दूसरी फिल्म मिलने पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर ये कंगना जी के साथ भी होना चाहिए था, ये हम्म। तापसी पन्नू के साथ भी होना चाहिए था, ये विद्या बालन के साथ भी होना चाहिए था। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। एक एक्टर जब कैरेक्टर की स्किन में जाता है और उसके साथ अगर 100% जस्टिस करता है, तो ऑडियंस प्यार करती है। बिल्कुल सही कह बिल्कुल रहे ये हैं आप। अगर गलतफहमी है एक्टिंग कि अच्छी होती है तो लोग जरूर ही उन्हें प्यार करते हैं। फिलहाल नेगेटिव पर रोल मैं की। ये नहीं कहूंगा कि दिशा जी खराब एक्टर है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं। उनका बिल्कुल। अपना एक ऑरा है, उन्हें हो सकता और काम या दूसरे कैरेक्टर के लिए और स्पेशल तैयारी करना पड़ती हो, पर हम्म। जिसके लिए वक्त भी नहीं मिलता कई बार। जब आप स्टार बन जाते हैं तो आपके पास एक एक घंटे का बाइफर्केशन होता है, हम्म। उसमें आप नहीं कर पाते हैं कई बार चीजों को। नेगेटिव रोल की जी। आपने बात की, फिल्मों में और टीवी सीरियल में आपके नेगेटिव रोल की तारीफ करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्या एक शुक्रिया। वही बात हम कहेंगे कि स्टीरियोटाइप बन जाता है, यानी ऑडियंस का, कि वो आपको सिर्फ नेगेटिव रोल में ही देख सकते हैं, और उसकी वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना मन चाहा जो रोल है वो ना कर पाए हो, कि ऑडियंस आपको उसी रोल में पसंद करेगी? पूजा, जब आपके पास कोई आधार नहीं होता है, हम्म। चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे घर बना रहे हो आप, अगर आपके पास जमीन नहीं होती और अच्छी नींव नहीं होती है, तो आपको अपनी इमारत को खड़ा करने के लिए बहुत संघर्ष करना। पर एक बार यदि आपके संघर्ष के बाद आपकी नींव बढ़ गई, तो यकीन मानिए उसको कोई नहीं हिला पाता। तो मैंने उस संघर्ष को फेस किया है, और आज जिस स्थिति में मैं हूँ, तो अब कुछ प्रोड्यूसर्स जिनमें बहुत बड़े नाम भी हैं, कुछ डायरेक्टर जो बहुत शानदार हैं, उनका पूरा विश्वास है और वो मुझे धीरे धीरे जांच रहे हैं कि भाई आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, या क्या नहीं कर सकते। हम्म। तो अब आने वाले कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आएंगे जिसमें मैं बहुत खौलनाक कैरेक्टर कर रहा हूँ, नेगेटिव भी हैं, और कुछ एक ऐसे कर रहा हूँ जो आपको फिल्म के अंत में या सीरीज के अंत में रुला कर जाएंगे। तो वो डायरेक्टर का विश्वास था जो सालों में मैंने तैयार किया कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, आप मौका दे के देखिए। हम्म। तो एक्टर को ये मौके मिलना और उस मौके के इंतजार करते वक्त बैठना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप बैठे रहेंगे तो आपके पास वो मौके चल के नहीं आएंगे, आपको जाना तो पड़ेगा उन पर, अगर आपके पास कोई आधार नहीं है तो। बिल्कुल। तो आप चाहेंगे कि आप पॉजिटिव रोल भी करें? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि आप पॉजिटिव करेंगे तब अच्छे एक्टर कहलाएंगे। मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ उसको पूरी शिद्दत के साथ जीता हूँ, और अभी तक जो ऑडियंस का प्यार मिला है वो अपने आप में काफी है, सिद्ध करने के लिए कि भाई यदि आप जी रहे हैं तो आपको वो चीज मिल रही है। नेपोटिज्म को लेकर पीयूष जी आपके क्या विचार हैं?
क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में सच में नेपोटिज्म नाम की हम्म पूजा, नेपोटिज्म नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर होती है तो वो हर क्षेत्र में होती है, केवल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती। हम्म कल की तारीख में मैं इस स्टेज पे पहुंच जाता हूं कि मैं अपनी जेब से 10 करोड़ लगा के एक फिल्म बना रहा हूं, तो मैं सबसे पहले किसको मौका दूंगा? बिल्कुल सबसे पहले मैं उसको मौका दूंगा जो मुझसे रोज मिल रहा है, या तो मेरा बेटा हो या मेरे दोस्तों का बेटा हो, पर उसके अंदर काबिलियत जरूर देखूंगा। यदि उसके अंदर काबिलियत है और मुझे किसी को लॉन्च करना ही है, तो मैं एक ऐसे बंदे को चूज करूंगा जो मेरे लिए ये ना कहे कि सर आपसे 35 डेज लिया था आपने, आप मुझसे 50 दिन शूट कैसे करा रहे हैं। घर के बच्चे जब होंगे तो आप उससे मैक्सिमम काम कराओगे और पैसा आपका घर के घर में रहेगा। तो नेपोटिज्म इंडस्ट्री में भी है और आपके व्यापार में भी होता है। नौकरी छोड़कर हर जगह नेपोटिज्म है, आप उससे नहीं बच सकते हैं, पर उसको बुरा मानना ये गलत है। कभी कभी हम देखते हैं कि पर ये भी है पूजा, साथ में इसमें एक ऐड करूंगा कि बिल्कुल नेपोटिज्म के कारण किसी एक नए एक्टर को मौका जल्दी मिलता है या देर से मिलता है, सिर्फ दो ही अंतर हो सकते हैं। कि मैं किसी स्टार का बेटा हूं तो वो मुझे मौका कल मिल जाएगा, मैं बाहर से आया हूं और बहुत मेहनत करके संघर्ष करके 10 साल बाद मुझे वो मौका मिला है। पर दोनों के पास सफलता का, दर्शकों के दिल में जाने का एक ही आधार होगा, वो होगा आपकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। वो आपको वंशानुगत नहीं आती। लेकिन कभी ये चीज डिमोटिवेट करती है कि वो एक एक्टर के बेटे हैं, इस वजह से उनको इतना बड़ा मौका मिला, इतनी बड़ी फिल्म मिली। कभी इस चीज को लेकर आप डिमोटिवेट हुए हैं? ये डिमोटिवेशन का कारण नहीं, मेरी मोटिवेशन का कारण होता। मैं कभी भी इस चीज से डिमोटिवेट इसलिए नहीं हुआ कि भाई अगर मुझे मौका जल्दी मिल भी गया होता, मैं मान लीजिए किसी बड़े प्रोड्यूसर का, बड़े डायरेक्टर का बेटा होता और मैं सिद्ध नहीं कर पाया होता अपने आप को बताओ परफॉर्मर, तो मैं अपनी जिंदगी में कहाँ जाता? आज संघर्षों के बाद जो मकाम मिला है, कम से कम रिस्पेक्ट तो है, वो मेरी कमाई है, अपनी मेहनत की। तो डिमोटिवेट होने का इसलिए कोई रीजन नहीं है। आपको मोटिवेशन ही लेना चाहिए किसी भी नए एक्टर को कि भाई आपके सामने संघर्ष है उन लोगों से जो पहले से जमे हुए हैं और उनके साथ आपको अपनी जगह बनना। बिल्कुल, आपकी इस बात से जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस दौरान, जो यूथ है हमारी, वो भी जरूर मोटिवेट हो गए होंगे ये सुनकर। फिलहाल आपका अगर होगी तो जी पीयूष जी, अगर होगी तो मेरा ये इंटरव्यू सार्थक होगा, क्योंकि मुझसे बहुत एक्टर्स ये प्रश्न करते हैं कि सर आप अपने आप को एनर्जाइज कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं। ये है रीजन उसका। आपका कोई बेहद दिल के करीब ऐसा रोल है जिसको लेकर आप सोचते हो कि इस एक्टर से अगर उसकी जगह मैं यहाँ पर होता इस जगह पर, तो मैं उससे बेहतर कर पाता? ऐसा कोई कैरेक्टर बेहतर कर पाता या नहीं कर पाता ये ऑडियंस और डायरेक्टर जज करते। हाँ, पर मैं अलग जरूर करता, एक रिस्क उठाता कि भाई अगर मैं इसको इस तरीके से करता तो थोड़ा शायद डर कम पैदा होता, पर ऑडियंस को गुदगुदी होती हो, क्योंकि ऑडियंस जो है आपके एक्टर के पूरे 9 रसों से हमेशा नहाती है। अगर आपके रस, किसी भी रस में कमी है तो वो ऑडियंस को महसूस हो जाता है। तो मैं कौन सा कैरेक्टर है वो जी जो आप चाहेंगे कि काश आपको मिलता है, आप करते उसे? एक कैरेक्टर नहीं है, कई सारे किरदार हैं। यदि आप जानी मानी फिल्मों के किरदार मानेंगी तो प्राण साहब का किया गया हुआ हर किरदार, लगभग हर कैरेक्टर, वो जिस अंदाज में उन्होंने किया है वो मेरे लिए आदर्श है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आदरणीय प्राण साहब से मैं अच्छा करके बताऊंगा, पर मैं उसको एक नए रस के साथ जरूर करूंगा ताकि ऑडियंस ये कहे कि भाई किसी एक्टर ने कुछ अलग करने का उन्हीं लाइंस पे काम किया है और बहुत प्यारा लगा है। तो प्राण साहब मेरे आदर्श हैं और पंकज कपूर साहब, दो के किरदार मुझे जब भी मिलेंगे मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल। तो आपका कोई ऐसा किरदार जो आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा हो, जिसको करने के बाद आपको काफी ज्यादा खुशी मिली हो, उसकी एक छोटी सी झलक या डायलॉग आप हमारे दर्शकों के सामने दिखाएंगे? पूजा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है, पर आपकी स्क्रीन रोटेट हो गई है। तो दरअसल मेरे दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो करने से हुई, और एक किरदार ऐसा है जो अभी आएगा आपके सामने स्क्रीन पर। फिल्म बेदाद नाम है उसका। बेदाद का इटालियन अर्थ होता है इनजस्टिस। तो वो फिल्म चाइल्ड अब्यूज पर बनी है, और जो किरदार मैंने किया है वो आप लोगों को डराएगा भी और रुलाएगा भी। उसके लिए कुछ एक अवार्ड्स भी मिले हैं इंटरनेशनल, कुछ नेशनल अवार्ड मिले हैं। वो इस साल रिलीज होने पर है।
इसके अलावा जो 2 आ चुके हैं, एक है जयदीप बिलानी, जिसके कारण आज पहचान जो भी है उसका आधार वो था, पहला एपिसोड का टाइम पेट्रोल का। दूसरा किरदार था जख्मी, जिसकी आप फुटेज दिखा रही हैं अपने स्क्रीन पर, विक्रम भट्ट साहब की सीरीज थी, और मेरे कैरेक्टर की लेंथ कुछ 18 या 19 मिनट थी पूरी सीरीज में। और बड़ी खुशी होती है कि कैरेक्टर को क्रिटिक ने जो भी कहा हो, पर मेरे कैरेक्टर को, एमके के किरदार को क्रिटिक्स ने बहुत प्यार किया, बहुत तारीफ करी, सराहा, और बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला लगभग सारे डिजिटल अवार्ड प्लेटफॉर्म पर। और आप डायलॉग सुनाने के लिए बोल रही थी, तो मैं आपको सुनाता हूँ प्रकाश झा साहब की फिल्म फ्रॉड्स नहीं है, जो कि अरशद वारसी हैं, सौरभ शुक्ला जी हैं। इसमें दरअसल एक डायलॉग था जो कि हिंदी में लिखकर आया था स्क्रिप्ट में, जीजा जी अगर तुमने हमारी बहन को एक बार और छोड़ने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर मैं इसको अगर लोकल स्लैंग में रखूं, अपनी का मैं हूँ तो मैं बुंदेलखंडी भाषा में रखूं, तो उन्होंने कोशिश करिए, अगर अच्छा लगेगा तो रखेंगे। ईश्वर की, गुरुदेव की कृपा है कि पहले टेक में ही वो शॉट ओके किया, तो उसका मैंने जो बुंदेलखंडी वर्जन किया था वो मैं सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। अरशद वारसी मेरी बहन को कई बार छोड़ चुके हैं, तो साथ बॉन्डिंग करते हैं, और मतलब मेरी बहन को छोड़ के दूसरी औरतों से शादी कर लेते हैं, दूसरी लड़कियों को। मैं बाहुबली हूँ, तो मैं उनको एक बार रंगे हाथों पकड़ता हूँ, पास में बुलाता हूँ, जीजा इधर आओ। जीजा पास में आते और हम कहते कि सुनो जीजा, अगर तुमने हमारी बहन को एक दफा और छोड़ो भी कोई विचार भी मन में लाया ना जीजा, जी कसम हम तुम्हारी दुनिया उजाड़ देंगे। और वो जो गोलियन की आवाज जो आपने जौनपुर और लखनऊ स्टेशन पे सुनी थी ना, तो तुमको मारने के लिए नहीं थी, वो थी तुमको ताड़ने के लिए और तुम्हारी फाड़। ध्यान रखिए। बहुत खूब, क्या ठाक से आपने ये डायलॉग बोला है, बहुत खूब। वाकई बहुत अच्छा लगा सुनकर। फिलहाल आप MBA कर चुके हैं पीयूष, और उसके बाद आपने डिप्लोमा इन एक्टिंग में किया था हिमाचल प्रदेश से, तो वो क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया अपने फील्ड बिजनेस से कंप्लीटली डाइवर्ट करके एक्टिंग की तरफ करने को? देखिए, मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो अच्छा सक्षम परिवार है, और था, सबको ये लगता था, क्योंकि मैं छात्र राजनीति में था और अलग अलग बहुत कम उम्र पर पदों में था, तो सब लोगों को ये उम्मीद थी कि ये राजनीति में जाएगा। और बहुत हद तक मेरा मानना है कि राजनीति का अनुभव एक्टिंग में बहुत कम है। नेता और अभिनेता बहुत बारीक सी लकीर होती है दोनों में अंतर की। पर हमारे जो आध्यात्मिक गुरुदेव, इनका स्वर्गवास पिछले साल हुआ है, आपने नाम सुना होगा, परम पूज्य श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दत्ता जी, जो शंकर जी का पूरे देश में होते थे। तो बचपन से मैं उनका शिष्य था, तो जीवन के हर मोड़ को, हर दिशा को उन्होंने तय किया मेरे लिए कि मैं क्या करूंगा, और उस दिशा पे चलने का तरीका भी बताया। तो उनका आदेश हुआ MBA करने के बाद कि भाई अब बिजनेस करना है, पॉलिटिक्स में जाना है, क्या करना है। तो एक दिन उनके आश्रम में थे, शाम का वक्त था, दत्ता जी ने कहा कि बेटा क्रीम पाउडर लगाना है अपन को और बम्बई जाना है। समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। दत्ता जी से पूछा, कहने लगे बेटा अभिनय का क्षेत्र तुम्हारे लिए उचित रहेगा, पता करो कि तुम्हें कहाँ पर प्रशिक्षण मिल सकता है। बस गुरु की आज्ञा, उसका पालन होना अनिवार्य था। पता किया गया तो मालूम पड़ा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्या NSD के फॉर्म्स की सबमिशन की डेट निकल चुकी है, तो एक उसका एक्सटेंशन प्रोग्राम है हिमाचल में, तो 1 साल का लगभग आपको 14 घंटे रोज की क्लासेस करना पड़ेंगे, इतना रिगेरियस है। 3 साल का कोर्स 1 साल में होगा। उसका फॉर्म दिया, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, वहां से बेसिक्स लेके निकले, और उसके बाद हिंदुस्तान में जितने भी थिएटर के महारथी हैं, लगभग उनमें से 60-65% गुरुओं के साथ शिक्षा ली, चाहे वो वॉइस एंड डोनेशन पर हो, चाहे वो एक्सप्रेशंस पर हो, चाहे एक्टिंग पर हो, उनका दिया हुआ है। तो एक तरीके से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपको काफी ज्यादा, आपकी जो सफलता है उसमें उसका काफी ज्यादा महत्व है, एक तरीके से कहा जाए तो। बिल्कुल, माध्यम वो है और आदेश जो गुरुदेव का है वो कृपा है। पीयूष जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल का नया टैलेंट, नई नई मूवीज जो आ रही हैं, नए टैलेंट को बहुत ज्यादा उसमें अहमियत दी जा रही है और मौका भी दिया जा रहा है, तो कोई ऐसा टैलेंट या कोई ऐसा एक्टर एक्ट्रेस जिसको, जो आपको लगता है कि ये आगे और ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे और काफी ज्यादा अच्छे आपको लगते हो? एक्टर या एक्ट्रेस, कोई भी। एक्टर में मैं श्योर हूं कि
पंकज त्रिपाठी जी जो है, उनकी रेंज का अभी तक उन्होंने काम किया ही नहीं है। जो उन्होंने काम किया है, बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, बहुत तारीफें बटोरी हैं, तो वो इससे भी ऊपर के एक्टर। पंकज भाई हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, हमारे कुछ एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनमें गीतांजलि मिश्रा जी हैं, ये बहुत कैलिबर वाले एक्टर हैं। वही होता है जो आपने अभी बोला कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमें अपने मकाम के लिए बहुत संघर्ष करना है। ये सारे एक्टर जो अपनी मेहनत के बूते पे आज यहाँ पर पहुंचे हैं, सब में कैलिबर है और किसी ना किसी दिन आप इनको हाइट्स पर देखेंगे, जैसे आप पंकज जी को या नवाज को देख रहे हैं। तो पंकज त्रिपाठी का कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको काफी ज्यादा पसंद हो? मुझे उनके सारे कैरेक्टर पसंद हैं, पर ये है कि वो जिस तरीके से सुर को पकड़ते हैं कैरेक्टर के, अगर मैं उस कैरेक्टर को कर रहा होता तो शायद मेरा सुर दूसरा होता। वो अच्छा लगता बुरा लगता ये ऑडियंस डिसाइड करती, पर मैं उस सुर पे कर नहीं सकता, क्योंकि जिस पिच को वो पकड़ते हैं वो एक्टर के लिए पकड़ना कहीं ना कहीं उसमें ड्रामा आ जाता है। पंकज भाई हैं जो सहजता के साथ करके चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। कभी भी आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हो और उससे फिर उभरे हो आप? कभी ऐसा कोई मोमेंट आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, ताकि जैसे हम देख रहे हैं कोरोना का इस समय है, काफी लोग इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं घर पर रह के, जिनकी जॉब चली गई है, उनको लग रहा है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, और काफी इस वजह से काफी ज्यादा ऐसे केस देखने को मिलते हैं, लोगों ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, ऐसे केस बहुत देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने सुसाइड किया है या जो डिमोटिवेट होते हैं, मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि भाई आप एक बार किसी भी इस समय, खासतौर से कोरोना के समय, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको वहां पर ऐसे ऐसे किस्से मिलेंगे। जैसे मेरे कल एक बहुत अजीज मित्र थे जो हैदराबाद में थे, वो बॉम्बे में रहते थे और उनकी माँ को जो थी वो भूलने की बीमारी है, जो काम करते करते भूल जाती है कि उनका नाम कहाँ क्या है, वो किस घर में रहते हैं। उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी, मुंबई और हैदराबाद शिफ्ट हुए, और उनको कोरोना डिटेक्ट हुआ वहां पहुंचते ही साथ। उस कोरोना के दौर में उन्होंने अपनी माँ का ट्रीटमेंट किया, माँ पूरी तरीके से ठीक हो गई, पर ये ठीक नहीं हो पाए, वेंटिलेटर पे गए। अब उनकी माँ अकेली हैं जिनको भूलने की बीमारी है। अगर उनका दर्द इतना बड़ा है तो आपका दर्द उनके सामने क्या है? जरा कल्पना कीजिएगा, इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। अगर आप छोटे छोटे कारणों से डिमोटिवेट होते हैं और सुसाइड की तरफ जाते हैं, या कोरोना में आप इतना डिप्रेसिव हो जाते हैं कि अरे मेरा फाइनेंशियली क्या होगा, मत होइए, क्योंकि ये दौर है, जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। पर इस दौर में आपने अगर अपने दिल पे तकलीफ ले ली तो आपके शरीर में मरते दम तक आपको दिखेगा, बिल्कुल साइड इफेक्ट में दिखेगा। यानी बुरा दौर आया है, अच्छा भी आएगा, यही कहेंगे, क्योंकि बुरा दौर आता ही इसीलिए है क्योंकि अच्छा दौर आने वाला है। तो थोड़ा सब्र रखना बहुत जरूरी है इस वक्त। तो जाते जाते हम चाहेंगे पीयूष जी, आप हमारी ऑडियंस में जो युवा एक्टर बनने का सपना देखते हैं, जो चाहते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेता उन्हें गाइड करें, उनके लिए आप कुछ कहें, क्योंकि जैसा हमने कहा अभी ऐसा समय चल रहा है, काफी जरूरत है इस समय पर मोटिवेट होने की, तो चाहे वो एक्टिंग को लेकर ही क्यों ना होए, तो उन युवा के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई टिप्स देना चाहेंगे? जो मैं बोलूंगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य के साथ उन एक्टर्स को सुनना चाहिए मुझे। दरअसल क्या है, कई सारे एक्टर्स, जूनियर्स या सीनियर्स मेरे साथ काम करने वाले कई बार पूछते हैं कि सर आप ऑडिशन भी कम देते हैं और कैसे पॉसिबल होता है, हजारों की तादाद में भीड़ है, आपको कंपटीशन का डर नहीं लगता? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी ज्यादा अच्छे एक्टर की परख होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सबके साथ ट्राई करे। वो अल्टीमेटली ऐसे एक्टर पे जाता है जो उसके एक दिन का काम आधे दिन में करके दे, उसकी फुटेज कम से कम ले और पैसा भले ही ज्यादा ले पर काम अच्छा करके दे। तो पहली बात तो मैं उस भीड़ से पहले अपने आप को अलग कर चुका हूँ। दूसरी बात तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो आप बहुत ज्यादा ऑडिशन कराते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऑडिशन देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर उस समय कमरे में 8 लोग हैं तो उन 8 के दिमाग में आप अपनी खराब इमेज बना के जा रहे हैं।
यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो। और वो 8 लोग अगले 2 महीने बाद अलग अलग 8 जगहों पर होंगे, तो वहां पर आपकी नेगेटिव इमेज जो उस ऑडिशन में आपने दी है वो उन 8 प्रोडक्शन हाउसेस में अपने आप पहुंच गई, तो आपको वहां से कभी कॉल आएगा नहीं। तो आप एक ऑडिशन देने जा रहे हैं तो इतनी तैयारी के साथ दीजिए कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, पर आपकी जो मार्किंग है, आपकी इमेज उन 8 लोगों के सामने अच्छी होके जाए। तो कम से कम जब आप वो 8 जगह पर जाएंगे तो वो आपको बुलाएंगे। ये एक तरीका है सबसे अच्छा। बहुत खूब बात कही आपने, और खुद को भी इससे लगेगा कि चलो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना बेस्ट दिया, ये लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद पीयूष जी आपका। होना ना होना इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है पूजा कि आप परफॉर्म कर सके। सिलेक्शन ना होना या होना डिपेंड करता है कि क्रिएटिव जो दिमाग है वो किस नजर से उस किरदार को देख रहा है। हो सकता है आपने जिसको सिलेक्ट किया उससे बहुत अच्छा किया हो, पर सामने वाले को सिलेक्ट जिसको करना हो उसकी नजर में कोई तस्वीर दूसरी हो, आप उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए हो। तो ये बुरा ना सोचें कि आपका सिलेक्शन ना हुआ, बुरा ना माने, बस उस किरदार को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ ऑडिशन देने जाएं, ताकि आपको अगली बार वही 8 लोग किसी दूसरी जगह पर बुलाएं। बिल्कुल, समय बहुत कम था पीयूष जी हमारे पास, वरना और बातचीत करते हैं आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आज। धन्यवाद आपका हमारे साथ हमें समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखा आपने आओ बदलो हम में पीयूष सुहाने को, जिन्होंने आपको तमाम तरीके से मोटिवेट किया इस कोरोना के समय में। तो बिल्कुल डिमोटिवेट ना होइए और मोटिवेट रहें, और ये समय जो है ये चले जाएगा धीरे धीरे। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।